हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से 2013 तक के पॉलिटी के मेंस के PYQ का डिस्कशन हम कर रहे हैं। 2024, 23, 22 और 21 इन सब के जो पॉलिटी के मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं 2020 के पॉलिटी के PYQs पे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के ऊपर क्वेश्चन आया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी करें। ठीक है, क्यों सरल बनाने की आवश्यकता है, एक एंगल तो ये बताना पड़ेगा। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें सबसे पहले भूमिका बता देनी होगी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का, थोड़ा इंट्रो देते हुए। उसके बाद हमें बता देना होगा कि भ्रष्ट आचरण के क्या आधार दिए गए हैं, बता सकते हैं। भ्रष्ट आचरण के 8-10 भ्रष्ट आचरण के आधार, तो 8-10 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रक्रिया क्या है, जब प्रक्रिया बताएंगे कठिन है तभी तो उसको सरल बनाने की बात होगी। वर्तमान मतलब वर्तमान जो प्रक्रिया है वो क्या है, और सरल बनाने के लिए सरल बनाना क्यों जरूरी, प्लस क्या किया जा सकता है, मतलब क्या सुझाव है सरल बनाने के संदर्भ में, और फाइनली निष्कर्ष। यदि इतना हम बता देंगे इस आंसर में तो हमारा क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं भूमिका की तरफ। प्रश्न है सीधा कि भाई जो भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्ति हैं उनकी अयोग्यता के लिए जो प्रोसेस है, वर्तमान प्रोसेस है, उसको सरल बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले भूमिका में हम बताएंगे कि चुनाव भारतीय नागरिकों के हाथ में सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक बहुत ही शक्तिशाली और आवधिक साधन है, लेकिन फिर भी यह राजनीति के अपराधीकरण, वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण आदि जैसे कई मुद्दों से घिरा हुआ है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के संचालन से संबंधित है। यह इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों को भी कवर करने का काम करता है। तो हमने बताया चुनाव कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चुनावों में अपराधीकरण, भ्रष्ट आचरण जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए RPA एक्ट 1951 है ना, ये किस तरीके से अपराधीकरण को कवर करने का कम, मतलब योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण को कवर करने का काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बता सकते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान क्या क्या है, मतलब किन किन आचरणों को भ्रष्ट माना जाएगा और उन भ्रष्ट आचरणों के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सबसे पहले रिश्वत, अर्थात किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पे कोई उपहार, प्रस्ताव, वादा या संतुष्टि प्रदान करना, है ना, ऐसा कोई आरोप लगे। दूसरा, अनुचित प्रभाव, यदि वो चुनाव अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जाए चुनाव के संदर्भ में, तो इसे भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसके साथ ही किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्यात्मक कथन प्रकाशित करना जो झूठा हो, यानी यदि झूठा कथन प्रकाशित करता है उसे भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द की भावना को बिगाड़ना, अर्थात शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो इस तरीके के आचरण को भी धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और इसके आधार पे अयोग्य ठहराया जा सकता है, और निर्धारित समय से अधिक व्यय यदि कोई करता है, एटसेट्रा। इसके अलावा जब आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ेंगे डिटेल से तो 123 में काफी लंबी लिस्ट है जो भ्रष्ट आचरण का आधार सिद्ध होती हैं, और इन भ्रष्ट आचरणों के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो हमने देख लिया भूमिका क्या है और भ्रष्ट आचरण के आधार क्या है। अब हम देखेंगे RPA के तहत अयोग्यता की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे खामी हमें या कमी हमें क्या नजर आती है।
सबसे पहले तो भ्रष्ट आचरण के तहत जो अयोग्यता की प्रक्रिया की शुरुआत है वो चुनाव समाप्त होने के बाद ही शुरू की जा सकती है ना। चुनाव के दौरान अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, चुनाव समाप्त होने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रावधानों के अनुसार राज्य उच्च न्यायालय में प्रस्तुत चुनाव याचिका पर ही ऐसा किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण के बारे में कुछ सबूत हैं, है ना, तो उस व्यक्ति को राज्य या ये जो हाई कोर्ट है इसमें चुनाव याचिका दर्ज करानी होगी चुनाव के बाद। पहला प्रोसेस ये है, ठीक है। दूसरी बात, इस अधिनियम की धारा 8(3) में क्या कहा गया है, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे अधिक के लिए उसे जेल की सजा होती है तो रिहाई के समय से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। यानी 2 साल या उससे अधिक की सजा पर ही रिहाई के बाद से जो 6 साल का समय है, 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। भ्रष्ट आचरण के इतने विस्तृत वर्गीकरण के बावजूद जो किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को संभावित रूप से निरस्त कर सकता है, चुनावी कदाचार फल फूल रहा है ना, ये व्यवस्था है। लेकिन ये थोड़ी कठिन व्यवस्था है। एक तो चुनाव के बाद ही ऐसा हो पाएगा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना, याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी तभी कार्यवाही हो सकती है ना। और ये 2 साल वाला प्रोविजंस तो हम सबको पता है। अब हम बात करें सरलीकरण में क्या शामिल हो सकता है ना। हम यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं, जैसे हमने ये प्रोसेस बताया तो ये बताएंगे कि इस प्रोसेस को थोड़ा और सरलीकृत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट में सुनवाई तेजी से नहीं होती है ना, और समय लग जाता है, जिसके चलते प्रक्रिया और लेट लतीफ होती है और इससे लोगों का मोटिवेशन भी डाउन होता है हाई कोर्ट जाने में इस तरीके के केसेस के संदर्भ में, है ना। तो इसलिए सुधार की जरूरत है, सरलीकरण की जरूरत है। अब सरलीकरण के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। सबसे पहला है विशेष चुनाव पीठ, यानी कि भारतीय विधि आयोग ने अपनी 254वीं रिपोर्ट में कहा भी था कि संभावित उम्मीदवारों के विरुद्ध जो भी आरोपों की वैधता का आकलन करने तथा मामलों को एक निश्चित समय सीमा में निपटाने के लिए हाई कोर्ट्स के स्तर पर विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे न्यायालय जो केवल चुनाव याचिका के संदर्भ में ही मामलों को देखें, ताकि डिसीजन जल्दी आ सके और इस तरीके के निर्णयों का प्रभाव बेहतर पड़ सके, है ना, हमारे चुनाव व्यवस्था के ऊपर। तो एक तो विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है। दूसरा, एक धारा है 125 से, इसका सख्त प्रयोग। आयोग ने सिफारिश की कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125(a) के तहत सजा को और सख्त बनाया जाना चाहिए, है ना, ताकि एक डेटरेंट पैदा हो, है ना। किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण करने से पहले जो उम्मीदवार है वो सोचे कि अगर मेरे ऊपर कार्यवाही हुई तो फिर सख्त सजा हो सकती। अगला, धारा 8 का दायरा बढ़ाना। सेकंड ARC ने बेसिकली ये कहा था कि गंभीर और जघन्य अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों का सामना करने वाले सभी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किए जाने की जरूरत है, जहां चुनाव से 6 महीने पहले आरोप तय किए गए हों। यानी कि यदि इस तरीके के आरोप, हत्या, अपहरण, बलात्कार इत्यादि के आरोप चुनाव से 6 महीने पहले किसी के ऊपर आरोपित किए जाते हैं तो उसका चुनाव लड़ना बैन होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरीके के प्रावधान करने से ही हम राजनीति में अपराधीकरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद झूठा हलफनामा दाखिल करना। सेकंड ARC ने 1998 में चुनाव आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 के अंतर्गत, ये धारा वगैरह नहीं भी याद रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटा भी याद रहेगा, झूठा हलफनामा दाखिल करने को चुनावी अपराध के तौर पे प्रस्तुत करने का भी समर्थन किया था। हालांकि वर्तमान में ये एक अपराध माना जाता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, ठीक है। कुल मिला के हमने देखा भूमिका, हमने देखा क्या क्या आधार हैं भ्रष्टाचरण के, हमने देखा कि क्या प्रक्रिया है ना, दोषी ठहराए जाने की, और ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, इसको सरलीकरण करना आवश्यक है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके,
ताकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़े, ताकि अपराधीकरण की समस्या का समाधान हो सके, है ना, और ताकि हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के भेजें संसद या विधानसभा में जो वास्तव में योग्य हो, लायक हो, है ना, नैतिक हो। और फाइनली हमने कुछ सजेशन भी दे दिए कि हम सरल बनाने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और निष्कर्ष के तौर पे हम बताएंगे कि भ्रष्ट आचरण की झूठ सूची को संशोधित करना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से तदनुसार कार्रवाई करना कानून बनाने वाले को इसे तोड़ने नहीं देगा। एक कानून तभी प्रभावी होता है जब उसकी समझ आम लोगों तक पहुंचती है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जाए, प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाए, तो मतदाताओं के लिए लोगों के न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग करना आसान हो जाएगा। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को लोगों तक प्रसारित करना भी जरूरी है, इसकी जो क्रियाविधि है उसको सरल बनाना भी जरूरी है, ताकि इस तरीके के जो भ्रष्ट आचरण के आरोपित उम्मीदवार हैं उन पे तीव्र से तीव्र, कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी एक तरीके से कार्यवाही की जा सके। ठीक है, तो ये प्रश्न था सीधा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है, आप पॉलिटी गवर्नेंस का बेसिकली ये टॉपिक है और लगभग कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बने हैं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कराया, आई थिंक 23 या 22 में प्रश्न पूछा था। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाके जरूर सुनना, 24, 23, 22 और 21 के प्रश्न, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न और ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं बता दूं, यदि 2025 में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा देनी है तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, SIP प्रोग्राम से जरूर जुड़े। आज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे का लास्ट ऑफर है, देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप, वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको 4,999 का मिल रहा है। आज ही एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। इसके अलावा P2I फाउंडेशन बैच, PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। 26 या 27 में आपको UPSC का अटेम्प्ट देना है तो आप अपनी सुविधा अनुसार बैच ले सकते हैं। 26 वाले बच्चों का 26,999 में और 27 वाले बच्चों के लिए 32,999 में बैच अवेलेबल है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आज तक ही वैलिड है। अगर एडमिशन लेना है तो आज रात 12 बजे से पहले ले लें। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करें LD Live। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये उस समय करंट का प्रश्न था, बेसिकली 2019 में एक RTI अधिनियम में संशोधन किए गए थे, तो उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों का सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, भूमिका बतानी पड़ेगी और ये जो RTI में क्या क्या परिवर्तन किए गए ये बताने पड़ेंगे, तभी तो बताएंगे ना इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव। अब इन परिवर्तनों का प्रभाव स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर कैसे, और फाइनली निष्कर्ष। ये 4 पार्ट होंगे इस प्रश्न के। यदि भूमिका की बात करें, वेरी वेरी सिंपल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बेसिकली सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के सबसे सफल कानूनों में से एक माना जाता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के पीछे मूल उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना शामिल था। बेसिकली मुख्य उद्देश्य है जो ये सूचना अधिकार अधिनियम है इसके यही थे। अब यदि हम देखें सूचना अधिकार अधिनियम 2019 में क्या क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहला परिवर्तन किया गया, जो मुख्य सूचना आयोग हैं या संघीय और राज्य स्तर पर जो भी आयोग हैं, संघीय आयोग और राज्य सूचना आयोग, उनको RTI अधिनियम 2005 के तहत
5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है ना। यदि हम 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष, लेकिन यहां पे कह दिया गया कि संशोधित अधिनियम यानी 2019 के अधिनियम में परिवर्तन कर दिया और ये कह दिया कि इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ही तय करेगी। केंद्र सरकार को पावर दे दी इनका कार्यकाल तय करने की। तो पहला एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं पतन ही है कि भाई पहले तो 5 साल फिक्स टेन्योर था और अब कह दिया कि कार्यपालिका तय करेगी इनका कार्यकाल। ठीक है। दूसरा परिवर्तन इनके वेतन संदर्भ में किया गया। ये कहा गया कि पहले जो 2005 का अधिनियम था उसके अनुसार इनके वेतन भत्ते जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर थे, लेकिन 2019 के संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया और कह दिया केंद्रीय और राज्य जो सूचना आयोग आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते की जो शर्तें हैं वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, यानी इनका कार्यकाल भी केंद्र सरकार तय करेगी, इनके वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार तय करेगी। तीसरा, 2005 के अधिनियम में जहां केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की नियुक्ति के समय यदि वो पिछली सरकार की सेवाओं के लिए या पिछली किसी सरकारी सेवाओं के लिए पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उनके वेतन में पेंशन के बराबर राशि की कटौती की जाएगी। 2019 में संशोधित अधिनियम प्रावधान को हटा दिया। इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। बेसिकली 2 बड़े प्रावधान थे, वेतन भत्ते और कार्यकाल, जिनकी काफी आलोचना भी हुई थी। अब यदि इन संशोधनों के प्रभाव देखें, है ना, स्वायत्ता पे या जो सेकंड टर्म थी स्वतंत्रता पर कैसे पड़ेंगे। सबसे पहला तो संशोधन में सूचना आयोगों के कामकाज में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। सूचना आयोगों के जो भी कामकाज है ना, सूचना आयोग अपने आप में एक अर्ध न्यायिक निकाय है और यदि इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। ये स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, निष्पक्षता को प्रभावित करेगा, स्वायत्ता को प्रभावित करेगा और हमारे लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन के लिए जो महत्वपूर्ण है, यानी स्वतंत्रता, स्वायत्ता, है ना, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उसको ये कमजोर करेगा। पहला प्रभाव सीधा दिख रहा है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा, शक्तियों का पृथक्करण प्रभावित होगा। दूसरा, संशोधन संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सूचना आयोगों की सेवा शर्तों में बदलाव कर सकती है। कहा गया कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की सेवा शर्तों में बदलाव कर सके, यानी केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया है और केंद्रीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में ये भारतीय संघवाद के जो मूल्य हैं उसके विपरीत सिद्ध हो सकता है ना, तो ये भी इसकी आलोचना की गई। उसके बाद कहा गया कि संशोधन में सूचना तक पहुंच मुश्किल हो सकती है क्योंकि प्रतिनिधियों और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक आसान और त्वरित पहुंच महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि ज्यादा इंटरफेरेंस रहेगा, चाहे वेतन में हो चाहे हटाने में हो, तो ऐसे में जो निष्पक्षता है सूचना आयोगों की वो प्रभावित होगी और सत्ता का केंद्रीकरण की बात हमने कर ही ली, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं के चलते ही हम देखेंगे कि विश्वास में भी कमी आएगी। सूचना आयोगों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर कथित खतरे में संस्था अगर काम करेगी तो जनता के विश्वास में कमी आएगी। सूचना आयोग का जो पूरा का पूरा विश्वास है वो कम होगा। इससे सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के साधन के तौर पे आरटीआई अधिनियम की जो प्रभावशीलता है निश्चित तौर पे प्रभावित हो सकती है। अतः सूचना आयोग अधिनियम जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अनिवार्य है कि हम सूचना आयोगों को, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग है, उनको सशक्त बनाएं, है ना, उनको स्वायत्त बनाएं, उनके ऊपर कार्यपालिका के नियंत्रण को कम से कम करें। तो सीधा हमने यहाँ तक आंसर लिख दिया और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सेकंड एआरसी ने भी माना है कि जो आरटीआई है वो शासन की बेहतर गुड गवर्नेंस की कुंजी है, क्योंकि यह सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी और भ्रष्ट शासन को रोकता है। इसलिए सुशासन की दिशा में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता है ना।
और इस तरीके से यदि आरटीआई की ये जो सूचना आयोगों की शक्तियों को कम या नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, निष्पक्षता की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो निश्चित तौर पे प्रभावित हो सकता है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। हमें बताना है कि भाई ये जो ये संशोधन किए गए हैं ये प्रभावित कर सकते हैं स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कैसे। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों के। भूमिका, आरटीआई का में क्या क्या परिवर्तन किए गए एक्ट के तहत और परिवर्तनों का प्रभाव कैसे स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर पड़ेगा, कैसे विश्वास कम होगा, और निष्कर्ष के तौर पे हम कुछ सजेशंस दे सकते हैं जैसे हमने दिए कि भाई मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि गुड गवर्नेंस को हम सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब इन दोनों प्रश्नों को आपको खुद से लिखने का प्रयास करना है। लाभ तभी होगा, कितना भी सुन लो, जब तक अपने हाथों से आंसर नहीं लिखोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जिस बच्चे ने 13 से लेके 24 तक के सारे प्रश्नों को लिख लिया एक एक बार, आप ये मानिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ना केवल पॉलिटी में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि आपकी क्वेश्चन समझने की जो एक तरीके से कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो बेहतर हो पाएगी और आप टू द पॉइंट आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी SIP और P2I फाउंडेशन बैच में सेल का आखिरी दिन है। LD लाइव कोड के साथ आप अपनी सुविधा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। जुड़े टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।